अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम मौजूद है ज़िला शेखुपुरा में और ये है हरन मीनार जो बादशाह जहांगीर ने अपने हरन की याद में तामीर करवाया था। और इस मकाम पर जहांगीर शिकार के लिए आता था। कभी यहाँ जानवरों का शिकार होता था और अब यहाँ इंसान शिकार किए जाते हैं। और ऐसा ही एक शिकार बना इम्तियाज़, जो कि कत्ल कर दिया गया। 2 साल तक वो गुमशुदा रहा, उसके बाद उसकी लाश का पता चला। ये सारा वाक़या क्या है, किसने उसे अगवा किया, किसने कत्ल किया, अब कौन कौन लोग इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं, सारी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे आज और जानेंगे कि इम्तियाज़ को कत्ल क्यों किया गया और अब इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। औरत को वफा का पैकर समझा जाता है, लेकिन अगर यही औरत रिश्तों का तकद्दुस फरामोश कर दे तो ऐसे घिनौने रूप में सामने आती है कि इंसान दंग रह जाता है। ऐसा ही हुआ इम्तियाज कत्ल केस में, जिसे कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी शरीके हयात निकली। 2 साल तक गुमशुदा शौहर के लिए आंसू बहाने वाली इस औरत को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली ये औरत ही मुल्जिमा है। मकतूल इम्तियाज के भाई और बाकी घर वालों से पहले उनका मौक़िफ़ जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है उसके भाई और छोटा बेटा। ये इम्तियाज का छोटा बेटा है। इस वक्त भाई से बात करते हैं। आपका नाम जी? मोहम्मद आजम जी। मोहम्मद आजम साहब, वाकया क्या हुआ था, जरा तफसील बताइए। वाकया जी होया जी भाई, मेरा पहले आज तो 2 साल पहले भाई गवाह होया था। अच्छा। ये मेरी भरजाई ने कहा सी भी उसना घरों पैसे लैन गया है। अच्छा। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ 2 ਡਾਟੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕਪੁਰੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ, 2 ਡਾਟੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ मोबाइल का डेटा जी। अच्छा। ਫਿਰ 2 ਡਾਟੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ से लगवाए। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਜਾਈ ਜਦੋਂ ਡਾਟੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ भाई दे ਦਿਓ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। उस वक्त तक आपको ये लगता था कि भाई आपका जिंदा है लेकिन कहीं गुमशुदा है? गुमशुदा ने भरजाई साडी कहती सी भी गुमशुदा है। अच्छा। फिर ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ मैं ना कोई वास्ते पाए, मैं क्या मैं तुहाडे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करांगा, मेरा भाई दे दिओ। मैनू इन्होंने कहा जी असीं कुरान देने आए, कुरान पाक चुकते रहे और इन्हां दी बच्चियां लैके मेरे घर कुरान पाक भी आए। इन लोगों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि ये नहीं जानते। हाँ जी, इन्होंने कहा जी असीं नहीं जानते। फिर आपने कुरान पाक की हुर्मत रख ली, आपको यकीन आ गया? हाँ जी, असीं कुरान पाक ते फिर यकीन करके फिर चलते रहे। ये 2 साल पहले की बात है जी। 2 साल पहले जो मेरा भाई गवाह। फिर शक कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? फिर शक इस तरह होया भी जिन्हां बंदियां नूं इन्हां ने मेरे भाई दे जिंदा होण तो पहले, भाई मेरा 3 महीने बाद बहुत कत्ल होया। 3 महीने इन्होंने पहले इन्होंने जिन्हें बंदियां को पैसे देने शुरू कर दिए भी आ तुसी इन्ने पैसे ले लो, मेरा आदमी मार दिओ। अच्छा। ये आपकी भाभी ने किया? हाँ जी, मेरी भाभी ने कहा। अच्छा। और जिहड़ा बंदे दे नाल गए सन उन्होंने इन्हां दे गलत तल्लुकात सन। अच्छा। उन्होंने ये गल कही है, उन्होंने गलत तल्लुक इस्तेमाल नाल फिर मेरे भाई ने इन्हां नूं पकड़ा। भाई मेरे ने कहा भी तुसी इन्हां नूं उन्होंने अपना मारिया भी बीवी नूं फिट लंत की ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਰਕਾਨ ਕੋ। ਫਰਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਰਕਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ भी मैं अपना तेनू रखना, मैं अपने मियां नू नहीं रखना। अच्छा, तो वहाँ से आप लोगों को पता चला इस बात? हाँ जी। फिर इन्होंने अपना पैसे जिवें जिवें लोगों को देंदे रहे ने, उन्हां लोगों ने फिर अगों सानू मदद की। उन्हां लोगों ने साडे जिन्हां को पैसे लैके खांदे रहे। मतलब आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आपके जो भाई के कातिल हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ा या उन लोगों ने पकड़वाया जो पैसे ले रहे थे? जिन्हां पैसे ले रहे थे उन्हां लोगों जिन्हां ने आख्या भी असीं नहीं करना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਟੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, मेरे भाई दियां कबर दे विचों हड्डियां नजर आईयां, हड्डियां मिलियां ने ते बहुत जुल्म होया। जरा हालत कैसी थी भाई का? आप वो भाई जो जीता जागता था, जिंदा भाई, उसके बाद में हड्डियां देखी हैं आपने, क्या उस वक्त आपकी हालत थी? बस उस टाइम मैं बेहोश हो गया था। हाँ, बेहोश हो गए? बेहोश हो गए थे। मैं भाई को पहले नशा इन्होंने तकरीबन मेरे भाई ने जो इन्होंने वकूए बनाए ने 3 महीने पहला 2 महीने पहला मेरा भाई ऐसे भी जिवें नशा करता है।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ अपनी वालदा को भी कहा, सारे ने कहा, ਅਸੀਂ पूछा, ਉਹਨੇ कहा मैं अपने बेटियां की कसम खाता हूँ मैं अपने नशा नहीं करता। और इन्होंने 3 महीने पहले ये नशा देना शुरू कर दिया। नशा देना शुरू कर दिया था 3 महीने पहले, ये कहना है इम्तियाज़ के भाई का। इम्तियाज़ की वालिदा से भी बात करेंगे, उस माँ ने जिसने अपना बेटा खोया है उसके क्या जज्बात हैं, क्या कहती है वो, और अपनी ही बहू के हाथों अपना बेटा उसने खोया है। आइए उनकी वालिदा की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जवान औलाद की मर्ग का दुख क्या होता है ये उस माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता, जिसने बड़ी मेहनत से ना सिर्फ पैदाइश की होती है उस बच्चे की, बल्कि उसको पाला होता है, पोसा होता है, और अपनी रातें कुर्बान करके, अपनी नींदें कुर्बान करके उसकी परवरिश की होती है। लेकिन इम्तियाज़ की वफ़ात का जो सबसे ज़्यादा दुख है वो उसकी माँ को ही है, और उनकी वालिदा के साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे ने जी घरों अगवा हो गया, घर नहीं आया, बाहर का बाहर ही मेरा पुत्र अगवा हो गया। आपको 2 साल लगे हैं इस बात को पता चलने में कि जी वो उसको कत्ल कर दिया। आपके दिल ने कभी कहा कि? हाँ जी, आपके दिल तो ये सी भी हुण भी मेरा बेटा आ जाएगा, हुण भी आ जाएगा, ये तरले लेंदी रही। बाकी 2 साल हो गए ने, मेरा पुत्र का कोई उग सुग नहीं आले दुआले पई। सारे मैनू आंदे सन भी तू अपा करो, मैं आली सन नहीं, ये गल नहीं हो सकती, नहीं खाण दी भुख, नहीं पीण दी भुख, किसी शहरी मेरे पुत्र नू कमी नहीं आउण दित्ती। अच्छा, आपकी जो बहू है, बेटे की बीवी है आपकी? हाँ जी। आपके साथ सलूक कैसा था उसका? इना सलूक बड़ा सोहना सी। अच्छा, कभी शक नहीं हुआ आपको उसके ऊपर कि वो इस तरह कर सकती है, इस तरह की हरकत कर सकती है? पता नहीं, एक नौकर है और रल के ते मेरी नौं ने काम कर दिता ते सानू महसूस नहीं होया, ना वो सौन दिता ही है। असी बड़ा भजे, बड़ा नसे, 2 साल मेरे पैरों से लौ डिगे पाई के, उन्हें सानू महसूस नहीं किया। शादी आपने खुद अपनी पसंद से की थी इम्तियाज? नहीं जी, इम्तियाज ने खुद मर्जी की शादी की? नहीं, फिर मैं की थी। आपने शादी की? हाँ जी, मैं की। तो जब इस औरत को आपने चुना अपने बेटे के लिए, शादी के लिए, हाँ जी, आपको शक नहीं हुआ कभी भी इस तरह की हो सकती है, इस तरह की निकलेगी कि आपके बेटे को ही? नहीं जी, अपनी सी, अपनी सी, मेरी पुत्री सी, भतीजी सकी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके जो बेटा गुमशुदा था, गुमा हुआ था, हाँ जी, उसको मार दिया है, उन्होंने कत्ल कर दिया है, हाँ जी, आपको किस तरह पता चला था? ये पता ये लगा, मैं उन शहर समय इत्थे नहीं सा। अच्छा, हाँ जी। खबर देखी आपने बेटे की? हाँ, मैं गई, मैंने नहीं वेखन दी। क्यों? उन्हें आख्या मां जी की वेखना जी, मेरिया हड्डियां एडियां। उन्हें आख्या मां जी तुसी घर जाओ ते तुहाडे मगर असी इन्हां नूं पहचाने। छोटा बेटा है मकतूल इम्तियाज का, उनसे भी बात करते। बेटा आपका नाम क्या है? उमर। पापा और मामा दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करता था आपको? पापा प्यार करते थे, ख्याल रखते थे आपका? यस। क्या करते थे? आपको लेके जाते थे साथ, सैर कराते थे? यस। और आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है दोनों में से? पापा जी लगते हैं। यस। बेटा आपका नाम क्या है? आमना। आप मामा से ज्यादा प्यार करती हो या पापा से? दोनों से। अच्छा, ये बताओ कि आप ज्यादा प्यार किससे करती थी, अपने पापा से या मामा से? पापा से। पापा से ज्यादा प्यार करती थी। आपका ख्याल रखते थे वो? यस। कैसे रखते थे ख्याल? क्या करते थे? चीजें भी लेके देते थे और कपड़े भी लेके देते थे। अच्छा, पापा भी कवर में चढ़ गए तो मामा को याद हो, हमारा ना पापा ना मामा है। छोटे मासूम बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी। कत्ल सिर्फ उनका बाप ही नहीं हुआ, बल्कि उनके बचपन का भी खून हुआ है। उन्हें यतीम करने वाला कोई और नहीं, उनकी अपनी सगी माँ है। ये बेचारे वालिद को तो खो चुके हैं, अब वालिदा को अपने पास देखना चाहते हैं। आपको अब मिलवाएंगे उस संगदिल औरत से जिसने एक नाजायज रिश्ते की खातिर हर जायज रिश्ते को पामाल कर दिया। बेहोशी की दवाई तुमने दी थी कि नहीं दी थी? ये लेके आया। तुमने दी थी या नहीं दी थी? जी। तुम्हें पता था कि ये शादीशुदा है, 4 बच्चों की माँ? हाँ जी। फिर भी मैं कर
नाज़रीन, पुलिस अपना फ़र्ज़ किस तरह पूरा करती है ये आपको इसकी मिसाल दिखा रहा हूँ। यहाँ इश्तिहार लगाया हुआ है तलाश गुमशुदा का। ऐसा ही इश्तिहार इम्तियाज़ के लिए भी लगाया गया। 2 साल तक वो शख्स नहीं मिला। 2 साल बाद जब उसकी लाश मिली, हड्डियाँ मिली, तो वो भी पुलिस ने नहीं दरियाफ्त की, बल्कि पता चला उसके बारे में, एतराफ़ किया उन लोगों ने जिन्होंने रकम ली हुई थी उसे कत्ल करने के लिए। तो क्या इस तरह से इश्तिहार लगा देना, इससे ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या पुलिस इसी तरीके से सिर्फ इश्तिहार लगाकर ही अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे देगी और अपनी ज़िम्मेदारी से बरे-ज़िम्मा हो जाएगी? ये सवाल है। और इस तरह से कम अज़ कम लोगों को तलाश करना ये कोई जदीद ना तो तरीका है और ना ही कारआमद तरीका है। इम्तियाज़ का वाक़या इसकी एक ताज़ा मिसाल है। हम लोग की टीम ने जब भी किसी केस के मुल्ज़िमान से बात की, सब में एक बात तो मुश्तरक है, वो ये कि कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने वाले भी पकड़े जाने के बाद मासूम बन जाते हैं। हथकड़ी लगी आंसू बहाती फिरदौस बीबी को उस वक्त तो रहम ना आया जब अपने मजाजी खुदा को धोखा देती रही और फिर उसकी जान ले ली, मगर अब आंसू बहाकर अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इम्तियाज़ को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह ये सब कुछ किया इन्होंने, क्या वजह थी उसके पीछे। तो ये फुरकान है। अभी फुरकान, इम्तियाज़ को क्यों मारा? मैं भाई 8-9 साल तो डेरे जिमीदारा करता सी। यासिन वान भी एक उतो 10-20 साल उन्होंने डेरे रहिंदा सी। इस टाइम भी उन्होंने घर रहिंदा है मशीरा दे। ते मेरी इन्हां नाल गल बन गई। किससे? इन्हां नाल, इम्तियाज़ की बीवी से। बीवी से। अच्छा, 2-2.5 साल से ताल्लुकात थे तुम्हारे? हाँ जी। कितने साल से? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, इम्तियाज़ 6 महीने पहले। तुम्हें पता था कि ये शादीशुदा है, 4 बच्चों की मां? हाँ जी। फिर भी? फिर भी मैं क्यों? खुदा तरसी वो इन्हू मारदा सी, बुरा भला कहता सी, मैं इन्हां दी मदद करना सी, मैं टुर जाना सी। यार पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवियों को मारते हैं, सारों का ठेका उठा लो फिर तुम। बहुत शदत करता ये मेरा गया आंदे सी मेहरबानी तेरी, तू इत्थे रहा कर जाने से। बहन बुला लेते ना, अगर खुदा तरसी करनी थी बहन बुला लेते। सिर्फ एक ही रिश्ता है उसके लिए? और यासिन एक ही रिश्ता बस? यासिन ने मशरा किया, उन्हें अपना भी रिश्ता सीधा कर कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 27-28 साल। 27-28 साल में तुम्हें दूसरे लोग मशवरा देंगे तो तुम उन पे काम करोगे? तुम्हारी अपनी अकल नहीं है क्या? उन्हां दी बहन दे नाल उनदा भी उन्हां भी मैचिंग ना उन्हां दी। ये बताओ फुरकान, यासिन है कौन? यासिन वान इन्हां डेरे जिस तरह मैं काम करना सी डेरे ते जिम्मेदारा, उस तरह ही वो भैन भरा बनया सी उन्हां दा। अच्छा, उन्हां दा भैन दे नाल उन्हां दा चक्कर सी। अच्छा, उन्हां मैनू मसी इम्तियाज़ दी बहन दे नाल। अच्छा, ये उन्हां ने झगड़िया उत्थे डेरे ते। तुमने कहा तुम भी अपना हिस्सा डाल लो हैं? इम्तियाज़ नाल झगड़िया है, इम्तियाज़ दी रगा मलियां उन्हें इम्तियाज़ दी मलियां। यार रुको, झगड़ा इसका मतलब है इम्तियाज़ का और यासिन का था। जी। तुम बीच में क्यों आ गए? मैं भी इन्होंने मेरा भी तलक बन गया, मेरे ने भी लड़िया सी। अच्छा। यासिन ने मेरा मशवरा यानी किया। एक बंदे की बीवी के साथ तुमने ताल्लुकात कायम किए हैं और तुमसे लड़े भी ना वो? हाँ जी। वो कहे कि हाँ भाई जो मर्जी करो, आंखें बंद कर ले वो अपनी? नहीं भाई, वो ना मतलब भी यासिन ने मशवरा किया, मेरे ना भी लड़ाई झगड़ा करता भैन दी वजह तू, तेरे ना भी करता। जिन लोगों को तुमने पैसे दिए हैं मारने के लिए इम्तियाज़ को, वो पैसे कहाँ से आए? यासिन ने दिते सन। यासिन ने? यासिन ने। 2 साल जब वो बंदा गायब रहा इम्तियाज़, उसकी बीवी ने कहा कि जी गुम गया मेरा बंदा, तुम लोगों ने 2 साल उसको पहले कत्ल कर दिया था? हाँ जी। अच्छा, कहाँ डाला था उसको? कब्रिस्तान में? किसी और की कब्र में? हाँ जी। किसी और शख्स की कब्र में तुमने उस बंदे को दफन किया? हाँ जी। कफन में रहा था? नहीं। कोई कपड़ा था उसके जिस्म पे? बरहना हालत में तुमने उसको बंदे को मार दिया और फेंक दिया अंदर कब्र के। यार ये एक और गुनाह है। ये किसी शख्स की कब्र खोद के उसके अंदर एक बंदे को डाल दिया तुमने, इतना बड़ा गुनाह। ये भी यासीन ने कहा था? हाँ, उन्हें मशवरा ही था। यस, तुम बहुत मासूम हो यार। तुम स्कूल जाते हो, छोटे बच्चे हो, मतलब तुम्हें कुछ खुद से नहीं है, तुम्हें सारा कुछ यासीन बताता है, उंगली पकड़ के चलाता है तुम्हारी। यासीन तुम्हें ताल्लुकात कायम करने के लिए कहता है, कत्ल करने के लिए यासीन कहता है। उन्हें अपनी लाइन सीधी की थी। मैं उन्हें नाल नहीं सी लेना चाहता, हूँ जिस तरह मैं गिरफ्तार हाँ। अच्छा, मैं ना फिर वो भी हो गई। ठीक है। फुरकान, ये फुरकान था और इसके साथ साथ जो इम्तियाज़ की बीवी है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ऊंचा बोलो। फिरदौस। क्यों मारा आपने शौहर को? मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने मारना है। अच्छा। वो बाहर सोए हुए थे तो इन्होंने उधर से उठाया। एक ये था, ये अपने घर से आया, मुझे नहीं पता, आधी रात के बाद, और 2 साथ और लेके आया।
तो चारपाई उठा के फुरकान ले ने गया। तुम्हें ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि या मुझे रखो या अपने शौहर को रखो? ये इसने कहा कहा था? लेकिन मैंने इसे कहा था कि मैंने उसको मारना नहीं है। अच्छा, मतलब धोखा देते रहना है, झूठ बोलते रहना है, मारना नहीं है। जी, ये मैंने कहा कि मैंने वो जो उसको मारना बाबे के पास गए थे तावीज उसका करवाने, मुझे कोई पता नहीं है। तुम साथ नहीं गई थी? नहीं, मुझे नहीं पता, इससे पूछ सकते हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताओ तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं छोटे, जी, उनके होते हुए, अपने शौहर के होते हुए तुमने नाजायज ताल्लुकात कायम किए एक बंदे के साथ? इसमें ये मेरी मजबूरी से। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मेरा मियाँ मुझे मारता था, मारता लड़ता था जी। तो तुम कानून का सहारा लेती, तुम अपने बड़ों को मुझे कहती। तुम्हें पता है औरत को मजहब हमारा हक देता है। नहीं, औरत को मजहब हमारा हक देता है भाई। अगर तुम नहीं रहना चाहती थी उसके साथ, खुला ले लेती तुम। मेरा पीछा भी नहीं था। अब है वो पीछा? नहीं, ये मेरे पास कोई भी नहीं आया। नहीं, अच्छा तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे, 2 बेटी हैं, जी। सोचा उनका क्या होगा? अब मुझे ये नहीं मालूम था कि इन्होंने ये करना है, और मुझे ये तवीज़ों का कुछ अभी तक भी नहीं बताया, कब्र का भी अभी तक नहीं बताया कि कहाँ वो दफन किया है। उसको बेहोशी की दवाई तुमने दी थी? ये पहले भी लेके आते थे। बेहोशी की दवाई तुमने दी थी कि नहीं दी थी? ये लेके आया तुमने था। दी थी या नहीं दी थी? जी, दी थी ना बेहोशी की वो दवाई? पहले इसने ना मुझे तुमने कहा। बेहोशी की दवाई दी थी ना? जी, क्यों दी थी? पहले भी ये बेहोश करते थे कि पहले को लड़ते छोड़ दो, झगड़ते। पहले को छोड़ दो। जी। बेहोशी की दवाई तुमने क्यों दी? कि ये सो जाएगा। सो जाएगा और ये सोया रहेगा 2 साल तक, 10 साल तक सोया रहेगा। नहीं, ये नहीं ना पता था कि इन्होंने उठा के लेके उन्हें मार देना है। तुमने 3 दफा पहले भी अपने शौहर को मारने की कोशिश की है? नहीं, मैंने नहीं की। अपने जो देवर हैं उनको जी। भी मारने की कोशिश की है तुमने? नहीं, वो मैं कसम आजम दूंगी। तुम्हारा देवर है? जी। उसके ऊपर हमला करवाया तुमने? जी नहीं। करवाया? जी नहीं। सच बताना। सच है मेरा अब खुदा। देखो, अब तुमने बचना तो है नहीं। सच है मेरा खुदा पास है। खुदा नहीं, उस इम्तियाज का भी था खुदा जिसके साथ तुमने ज्यादती वो की। ये है उसका खुदा जिन्होंने नहीं था? किया। वो ये है ना जिन्होंने किया है। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे मैं साथ भी तुमने नहीं कोई गलत किया। काम नहीं किया? वो तो इसने मेरी मजबूरी से फायदा कौन सी उठाया। मजबूरी थी तुम्हारी? तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 35 साल। 35 साल तुम्हारी उम्र है, 4 बच्चों की तुम माँ हो, जी। समझदार तुम औरत हो। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम्हारा एक शौहर, तुम कह रही हो मारता था तुम्हें? जी। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करता था वो? कपड़ा नहीं ला के देता था तुम्हें? जी। ख्याल रखता था कि नहीं रखता था? जी। रखता था ख्याल तुम्हारा? जी। तो फिर तुम्हारा अगर वो ख्याल रखता था, एहसास करता था, जी। तुमने उसके साथ धोखा क्यों किया? इस धोखे का मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल आपने सुना, ये आंसू, मैं इसे मगरमच्छ के आंसू ही कहूँगा, क्योंकि जब 2 ढाई साल से ताल्लुकात थे एक शख्स के साथ, फुरकान नामी शख्स के साथ, तभी आंसू नहीं निकले, तभी एहसास नहीं था। और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। 2 साल तक इन्होंने अपनी तरफ से तो अपने जुर्म को छुपा दिया था, निशान सारे मिटा दिए थे, लेकिन किस तरीके से उस नाहक का खून बोला, और 2 साल के बाद ही सही, लेकिन सारे सबूत सामने आए, इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया। अब कानून इनके साथ क्या सलूक करता है ये वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं डीएसपी सीआईए शेखुपुरा इम्तियाज भल्ली से और केस की तफसील जानते हैं। इम्तियाज भल्ली साहब, इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? 2 साल पुराना एक वाक़या है। एक इम्तियाज उर्फ मिठू संधू जट, ये डेरा मंडियाला यहाँ पे है, थाना सदर शेखपुरा में, वहाँ का रहने वाला था। इसके जो है ना एक मुलाजिम मुजारा जो इसने घर रखा हुआ था भैंसों को चारा वगैरह डालने के लिए, और प्लस ज़िम्मेदारी का थोड़ा सा ख्याल करता था। इसकी बीवी के नाजायज़ तल्लुकात हो गए उसके साथ, और जब इन्होंने मिलना होता था तो उसको ये नींद की गोलियां खिला देती थी बीवी, ये ला के देता था, वो खिला देती थी। ये सीन चलता रहा कोई साल भर के लगभग। आफ्टर ऑल थोड़ा सा उसको शक गुजर गया। घर वाले भी थोड़े से परेशान थे कि सारा दिन वो नशा, उसने कहा मैं नशा भी नहीं करता और मुझे जो है ना दिन को भी वो नींद आती रहती है। वो उसको कुछ शक गुजर गया इन पे। फाइनली इन लोगों ने फिर जो है ना वो प्लानिंग बनाई, फरदौस जो उसकी बीवी है उसने और फुरकान, इन्होंने मिलके प्लानिंग बनाई कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसको फिर जो है ना इन्होंने ये 25/7/14 की बात है, जब ये इन्होंने वो गोलियां खिलाई उसको ला के दी, और फिर उसको जो है ना गला घोंट के उसकी शलवार का वो औजार बंद निकाल के मार दिया। उसके बाद उन्होंने इसे दफन कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ इम्तियाज साहब ये है कि 2 बरस तक उस बंदे का पता नहीं चला, उसे गुमशुदा तस्वुर किया जाता रहा। 2 साल के बाद कैसे ये सामने आया? फिर बात इन्होंने जो है ना वो बलंडर बहुत बड़ा किया हुआ था। फिर क्योंकि उसका भाई आजम संधू जो है ना वो मुद्दई था, फिर इन्होंने उस पर 2-3 मरतबा फायरिंग करवाई है बीबी से मिलके, ताकि वो यहाँ से डेरे से चला जाए या उसका रास्ते में से इसको भी हटा लिया जाए। ये पहले भी इंटेरोगेट हुए,
शक पे लोकल पुलिस ने जो है ना, मकामी पुलिस ने इनको इंटेरोगेट किया। तो लेकिन लोकल पुलिस ने इंटेरोगेट करके बरी कर दिया, इसका मतलब है लोकल पुलिस जो है वो इस काबिल नहीं थी, इतनी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी वाली पता नहीं चला सके। मेरे भाई वो कैपेसिटी वाली बात नहीं है। थाने लेवल पे जो है ना बेशुमार जो है ना ड्यूटीज, काम, मसाइल और कोर्ट वगैरह कचहरियाँ, इतना वो अफेक्टिवली वो नहीं टाइम दे सकते जितना सीआईए के पास टाइम होता है। फिर जो ये अभी सर ठीक है जासूसी साहब, आपने कहा कि बड़े मामलात होते हैं, लेकिन फिर इस तरह तो सीआईए की भी इतनी कैपेसिटी इसलिए नज़र नहीं आती कि वो लोग खुद सामने आया, पता चला उनके बारे में। वो लोग जिन्होंने पैसे लिए थे कत्ल करने के लिए, वो अगर सामने ना आते, ना बताते इन लोगों के जुर्म के बारे में, तो पता चलता और वो गुमशुदा तस्वुर किया जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई पैसे नहीं लिए। जिन लोगों ने ये एतराफ़ किया है कि हमें कोई उन्होंने पैसे नहीं लिए, ये जो फरियाल है, फिरदौस है सॉरी, और जो फुरकान है, उन्होंने पैसे दिए थे मारने के लिए इम्तियाज। वो नहीं, वो पैसे तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो तावीज़ घंटे के अलावा इन्होंने माना है, खुद अपने मुंह से माना है कि इन्होंने पैसे दिए थे। 20,000 रुपये एक मरतबा दिया था, मजीद रकम दी थी कि इम्तियाज को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन उस पार्टी ने कत्ल नहीं किया और बाद में पैसे वापस मांगने पर उन्होंने इनका नाम ले लिया। असल मामला ये हमें सच ये बात को नहीं, ये हमें प्री प्लान, अभी वो अपने बचत के तरीके सोच रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हैं इस वक्त? इसमें 3 बंदे और एक बीबी है, और टोटली ये एक चीज अभी क्रिस्टल क्लियर है। यासीन नामी शख्स का जिक्र करते हैं ये लोग बार बार कि वो भी बीच में शामिल था, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है। वो यासीन जो है ना, वो इनके साथ कोई कुछ का तो लगता नहीं, वो एक अलग सा मैटर ये बता रहे हैं। अच्छा। ये अभी जब इनको थाने में भेजा ना हमने दोबारा, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके इन्होंने एक फिर नया प्लान किया है। अच्छा। इस मर्डर में किसी यासीन नामी बंदे का कोई रोल नहीं है, वो एक दूसरा सीन उसको बताने के चक्कर में मिक्स कर रहे हैं उसको, ताकि वो जो पीछे नौकर एक रह गया है उनका दूसरा, जो कहता है कि उनकी बहन के साथ, मकतूल की बहन के साथ उसके तल्लुकात हैं। केस मजबूत है, केस फुल मजबूत है। क्या होगा इसमें? अल्लाह ताला इसमें मैक्सिमम सजा होगी इंशाल्लाह। आपने रैमो करम सारा किस पे छोड़ दिया है? वो मैट्रिक पास डायरेक्ट हवलदार या वो ऐसे लोगों पे छोड़ दिया है जो पैसे लेके सेटल करते हैं। अपनी ही बीवी के हाथों कत्ल हो गया इम्तियाज़, लेकिन उसके 4 बच्चे अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, अपने चचा और दादी के पास हैं। उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरियम फैज़ साहिबा से हमने रब्ता किया। मरियम साहब शुक्रिया आपने दिया। ये बताएगा कि ऐसे बच्चे जो बाप दुनिया में नहीं रहा, माँ जेल में है, इनके जहनों पर किस हद तक असर पड़ता है? देखिए, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी की जो बेसिक्स हैं वो माँ या बाप के रिलेशनशिप से स्टार्ट होती हैं। किस तरह की उन्होंने बहुत सी चीज़ें माँ से सीखनी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बाप से सीखनी होती हैं, लेकिन अगर उनके ही आपस के झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो बच्चों की शख्सियत अधूरी रह जाती है और बड़े होकर वो साइकोपैथ्स या सोसाइटी के लिए हार्मफुल इंसान बन सकते हैं। इस केस के अंदर क्योंकि बाप रहा नहीं है और माँ ने एक क्राइम किया है जिसकी वजह से वो अंदर है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर सेल्फ इस्टीम लो हो जाए, उनकी अपने एंगर इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएं। बिल्कुल इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बड़े होकर वो माशरे के लिए प्रोडक्टिव शायद ना रहें उस तरह। अच्छा, जो छोटे इलाके होते हैं ख़ासतौर पर, इस अगर हम इलाके की बात करें, वहाँ के जो लोग हैं, अहले इलाका हैं, उनका मशगला यही होता है कि किसी पर अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, तंज करना, तंग करना, ताने देना। अभी बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे और अगर इनको लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी वालिदा ने ये कभी फेल किया, गलत हरकत की, इस बात से यानी कि माशरा भी उनके जहनों पर असरअंदाज हो सकता है, उनके मुस्तकबिल पर। बहुत से ऐसे मीडियम्स हैं जो उनके जहन पे असरअंदाज होंगे। एक इंसान अगर कोई चीज़ भूलना चाह रहा है तो लोग उसको भूलने नहीं दे रहे। बच्चों का ब्रॉटअप ही अगर इस बात के सुनने के साथ होगा तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे सोसाइटी के लिए, वो उनके अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो अपनी लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को तो रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है और उनका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है बहुत अशद। क्या किया जाना चाहिए? उनको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाए। उनकी दादी और चचा अगर उनको हैंडल कर रहे हैं
तो उनको ये देखना है कि बजाय इसके कि बच्चों को तकसीम कर दें कहीं कहीं और उनको अपने साथ रखें और उनकी ब्रेन वॉशिंग या उनकी ग्रूमिंग इस तरीके से करें कि वो एक्सेप्ट करें इसको कि वो जिन्होंने जो कुछ भी किया, उसकी वालदा ने या वालिद के साथ जो कुछ भी हुआ, वो उन अपने जिम्मेदार खुद हैं अपने अमाल के। बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चों की एग्जिस्टेंस उसके लिए उसकी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये वो तब करेंगे जब उनके अपने अंदर शऊर होगा। अच्छा, बार बार बच्चों का जिक्र आ रहा है, तो 4 बच्चों की अगर माँ ऐसी हरकत करती है कि गैर शख्स के साथ ताल्लुकात कायम करती है और इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि अपने शौहर को ही कत्ल करवा देती है, ये जो सोच है ये कैसे बनती है? इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या घर में माहौल इस तरह का हो या कोई और इसके पीछे वजूहत हो? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि हमारे सोसाइटी में प्री मैरिटल काउंसलिंग का रिवाज नहीं है। लोग जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। जब शादियां कर दी जाती हैं तो फिर बच्चे हो जाते हैं, उसके लिए भी वो तैयार नहीं होते, उनको बोझ लगता है। हमारी सोसाइटी में आम कॉन्सेप्ट ये है स्पेसिफिक हिस्सों में कि औरत ही हर चीज़ को हैंडल कर रही होती है, बच्चों के स्कूल जाने से लेकर उनके रात तक सोने की एक्टिविटीज़। वो तो इतने ज़्यादा बर्डन में वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है जब अगर हस्बैंड की तरफ से उसका हाथ नहीं बटाया जा रहा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन भी हो जिसकी वजह से वो अटेंशन केयर मांगती हो, किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुई हो और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो। मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगी इस एक्ट को, ये बात कह के, इसलिए क्योंकि वो एक एक्सट्रीम एक्ट है। उसने एंगर और हेट्रेड में उसने एक एक्ट इस तरह का किया कि उसने कत्ल कर दिया। तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोसाइटी का ओवरबर्डन होने का, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, बहुत सारे इशूज़ हैं जो इस एक्ट के पीछे हो सकते हैं। इम्तियाज़ कत्ल केस के हवाले से ही कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब से। उनसे बात करते हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। ये बताएगा कि हुकूक निस्वा बिल है, उस पर बड़ी बात भी होती है और बड़ा शोर मचता है, केसेस भी हैं, लेकिन कोई हुकूक मर्दा भी हैं, क्योंकि एक शख्स जो है वो अपनी ही बीवी की हवस लालच का शिकार हुआ है और 4 बच्चों को रोता छोड़ के चला गया। बहुत ज़बरदस्त बात आपने छेड़ी। बात तो सच है, मैं कह रहा रुसवाई की। हम जो सोसाइटल वैल्यूज़ या मुआशरे में जो इशूज़ हैं ना, उनको कैटर नहीं कर पाए। कोई शक नहीं है औरत कमज़ोर है, लेकिन औरत के हकूक़ कुरान मजीद ने, दीन ने फिक्स किए हुए हैं। अब ये जो आपने बात बताई है, अगर इस इशू को सामने रख के देखें तो ये तो 2 तरह का क्राइम बन गया। एक तो हकूक़ मर्दा हो गया और दूसरा बेराह रवी आ गया। आप माशरे के अंदर, यानी ये किसी दीन में इजाज़त नहीं है, इस तरह के इलिसिट रिलेशन की किसी में इजाज़त नहीं है। और आपके कानून में इतने सुकम है और आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये चपेट नहीं है। 2 साल का वाकया, ये सवालिया निशान नहीं है। और अभी भी जो नजर आ रहा है कि वो शहादतें इतनी कमजोर हो जाएंगी, मैं जो समझ पा रहा हूँ, देखें बड़ा मुश्किल है ये वाला काम। 2 साल में अब पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम में अब इतनी पुरानी के हवाले से कई सीरियस इशू आएंगे। वो अपनी कन्फेशन कर भी, अगर पुलिस के सामने कन्फेशन भी कर ले, अदालती निज़ाम बड़ा टेढ़ा है, वहाँ जाके अपने आप को वो बचा लें। अच्छा, यही से बात मैं, क्योंकि आपने जो बात कही, इशारा किया है, ऐसा ही हो रहा है कि उनका पहले बयान कुछ और था, अब वो कुछ और किसी और का नाम ले रहे हैं बीच में। तो अगर ये कमज़ोर हुई शहादतें और सब कुछ, तो बचने का चांसेस है? मैंने इसीलिए शुरू में पहले बता दिया कि यहाँ कमजोरी इतनी है। इट्स बेसिकली ये वॉर अगेंस्ट स्टेट, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है ना। ये पुलिस को, आपका निज़ाम इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, यानी अगर मुद्दई कोई खड़ा नहीं होता, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये माशरे में से ये फिसाद फिलर्ज 311 आपने डाला, इस तरह के सेक्शन, ये तो खत्म रिटेंडेड हो गया ना। यहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन बगैर किसी लालच और तमे के, अगर सही बानों में, ये तो दिख रहा हूँ, वो तो शुरू में ले लिया स्टेटमेंट, और 161 के बयान जो पुलिस के पास, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब अदालत में जाएंगे, जब जरा हो गया, वहीं टूट जाएगा। और ये केस मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये इतना कमजोर केस साबित होना है। वजह क्या है कि यहाँ पर या तो कोई मुद्दई ऐसा तगड़ा खड़ा हो, पैसे ठीक होने, भाई वकील भी चाहिए भारी इसके लिए ना, वो तो मिलने नहीं है। आपकी स्टेट, अगर ये बड़ा क्रेडिट जाता था इनको ना, चौधरी परवेज भाई को, इन्होंने डिफेंडर एक्ट बनाया मुफ्त वकील देने के लिए, और अब है भैया। अब तो मेरी बात सुने, कहाँ है आपको? तो ये देखे, पुलिस से डील करना, ये सारे मामला ट्रायल में तो चलो मिल जाएगा आपको। ट्रायल अगर कमजोर हो तो वकील क्या करेगा वहां पर? लेकिन माजरत के साथ आप के काले कोड के हवाले से बात करने लगा, लेकिन वकील ही मशवरे देते हैं इन मुल्जिमान को कि यार इस तरह का बयान दे दो, ऐसे बच जाओगे। ये गाली भेड़े तो फिर है ना। देखिए, ये तो है, ये मैं आपको ये कहूँ, वो बहाना ये बनाते हैं हम जैसे लोग, हमें से कई ऐसे लोग, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन ये नहीं है, अल वकील और अलादिल खुदा की जात सिफात में से एक है। हमने ये तो नहीं है कि हमने झूठा मशवरा देना और ये सारे, लेकिन ये अगर वकील झूठा मशवरा दे भी दें, छोड़ें इस बात को, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन
मॉडर्न फॉरेंसिक टाइप पे हो, यानी ये इसका अगर मॉडर्न फॉरेंसिक के ऊपर ये सारा पोस्टमार्टम किया जाए और शहादतें ये सारी इकट्ठी करके अभी साइंटिफिक बुनियादों पर ले जाया जाए तो ये काम ठीक हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता। और ये कैसे होगा? आपने मान लें प्रोसिक्यूशन है, आपकी प्रोसिक्यूशन या आपका एक्ट मौजूद है, प्रोसिक्यूशन ने ये केस बनाते हुए साथ मशवरा करना है, आपकी पुलिस उनसे मशवरा ही नहीं करती, वो लकूनत जान के रखती है। और आपने रहमो करम सारा किस पे छोड़ दिया है? वो मैट्रिक पास डायरेक्ट हवलदार या वो ऐसे लोगों पे छोड़ दिया है जो पैसे लेके सेटल करते हैं। इम्तियाज कत्ल केस का मजहबी नुक्ता नज़र जानने के लिए हमने रब्ता किया है मजहबी स्कॉलर जनाब रागिब नईमी साहब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। रागिब साहब, एक औरत शादीशुदा होते हुए भी एक गैर मर्द के साथ उसने ताल्लुकात कायम किए, फिर 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद अपने शौहर के कत्ल की भी वो वजह बनी है, उसमें मुलव्वस है, क्या हुक्म है इस्लाम में? देखिए, यहाँ पे 2 जराइम पाए जा रहे हैं। नंबर 1 है एडल्ट्री, यानी जो उसने ज़िना का जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसकी चूँकि शादीशुदा है तो उसकी सज़ा इस्लाम कहता है रजम में स्टोन टू डेथ है कि उसको संसार किया जाए। और दूसरा है कि वो अपने शोहर के कत्ल के अंदर शरीक कर रही है, गोया उसने जो दूसरा जुर्म किया है वो कत्ल का इर्तिकाब है, और जो कत्ल का इर्तिकाब है और जो कत्ल का जुर्म है उसकी सज़ा भी इस्लाम यही कहता है कि अगर रजामंदी ना हो सके उसके अईज़ा व अक़रबा के साथ तो उसकी सज़ा भी कत्ल ही है, यानी कसास में उसे भी कत्ल किया जाएगा। तो इस खातून ने दोनों ऐसे जराइम किए हैं जो कि मेजर पनिशमेंट में आते हैं इस्लाम के मुताबिक, और जिनमें से दोनों की सज़ा कम से कम कत्ल है। 10-11 साल के अगर बच्चे हैं, चूँकि 4 बच्चे हैं, उनमें से 2 जो हैं वो 10 और 11 साल के समझते हैं सारे मामले, वो ये कहते हैं कि हमें अपनी माँ वापस चाहिए, तो क्या कोई गुंजाइश पैदा होती है कि करीब तरीन रिश्ता तो माँ का ही है, बाकी रिश्ते तो बाद में आते हैं, बच्चों की खातिर क्या कोई गुंजाइश पैदा होती है? देखिए, इस्लाम जो है वो जो अहकामात मुकर्रर कर दिए हैं हदूदुल्लाह के हवाले से, उसकी जो वैलिडिटी है वो उसी सूरत में है जब आप मुआशरे में उसको नाफिज करें उसी ट्रू सेंस के अंदर, उस पीरियड के अंदर। हमारे यहाँ चूँकि वो ना तो ट्रू सेंस में नाफिज हो सकते हैं, ना हो पाते हैं, और ना ही उनकी जो जस्टिफिकेशन है उसको हम कहीं पे सही तरीके से बयान कर पाते हैं, जिसके नतीजे में हमें इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का जो कहना है कि हमारे माँ हमें वापस चाहिए, तो बच्चे ये क्यों नहीं कहते कि हमें हमारा बाप वापस चाहिए? यहाँ पे तो ये सवाल भी खड़ा होता है। और बाप तो वो है जो उन्हें कमा के ला के देने वाला है, जिसने उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है, छत है उनकी। तो यहाँ पे बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि उनकी वालदा से एक मेजर जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, जराइम में वो मुलविस रही है, जिसकी वजह से उसको ये सज़ा मिल रही है। अच्छा, ये बताएगा, अब वो वजह ये बताते हैं, जस्टिफिकेशन ये देती है कि मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता था, मारता था, क्या ये वजह, ये जस्टिफिकेशन जायज़ मानी जा सकती है? और एक और बात कि अगर कोई खातून अपने शौहर के साथ राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई हुकूक मौजूद हैं कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले और जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे या मुनासिब तरीके से दूसरी शादी करे? इस्लाम दीगर मज़ाहिब की तरह नहीं है कि एक दफ़ा अगर निकाह के ज़रिए शादी के बंधन में मियाँ और बीवी बन जाएँ तो कभी भी जुदा नहीं हो सकते। इस्लाम ने मर्द के लिए तलाक़ का कॉन्सेप्ट रखा है कि वो तलाक़ दे के बीवी को अपनी ज़ौजियत से अलग कर सकता है, और ऐसी ही बीवी के लिए 2 स्टेप रखे हैं। या वो खुला ले सकती है, खुला में क्या होता है, उसे अपना हक महर माफ़ करना पड़ता है और उसके बदले में वो शौहर उसे तलाक दे देता है, या फिर बीवी तनसीख निकाह का दावा कर सकती है काजी के पास अदालत में जाके कि ये शौहर मेरा नानफ़का पूरा नहीं कर रहा, मेरी ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी लवाजमात मुझे मुहैया नहीं कर रहा है, मुझे उससे जुदा किया जाए। और अगर उसकी ये बात साबित हो जाए तो अदालत उनमें तफरीक करवा सकती है। अपने शौहर से हटकर किसी और शख्स के साथ ताल्लुकात कायम करना, आप इसके पीछे वजह क्या देते हैं? माशरे की जो बेराहवी है वो इसकी वजह है या कोई और वजूहत इसके हो सकती हैं पीछे? देखिए, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। वो शौहर उसे पसंद नहीं है, वो उसकी तमाम ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, वो उसे मारपीट कर रहा है, या औरत झांसे में आ गई है, दूसरे मर्द ने जो उसे एक प्यार का झांसा दिया है वो झांसे के अंदर आ गई है। ये वो बुनियादी वजूहत बनती हैं जो आमतौर पे किसी भी औरत को बरगश्ता कर देती हैं। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। और ये लहू पुकारा 2 साल के बाद इम्तियाज़ जो अपनी ही बीवी की हवस और लालच का शिकार हुआ, 2 साल तक वो गुमशुदा रहा और उसके बाद पता चला कि वो कत्ल करके उसे इसी कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था, एक ऐसी कब्र में जहां पहले से मुर्दा मौजूद था। इम्तियाज़ तो चला गया, लेकिन इम्तियाज़ को इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये चाहिए कि उसकी तजलील की गई,
उसे कत्ल करके किस तरह एक ऐसी कब्र में फेंका गया जहां पहले से एक मुर्दा मौजूद था। आखिर इस मुआशरे का इलाज क्या है, आखिर इस मुआशरे का सुधार कैसे होगा। इम्तियाज़ को इंसाफ दिलाएंगे हम लोग।